चलिए शुरू करते हैं, ध्यान देना। ओके, सो पहली बार लाइव स्ट्रीम में ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या, प्लीज कंफर्म कर दीजिएगा, फिर उसके बाद में ही आगे बढ़ेंगे। एवरीबॉडी लाइव स्ट्रीम में जो लोग ज्वाइन हुए हैं प्लीज कंफर्म ऑडियो वीडियो क्लियर है। चलो, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, ओके, आज के लेक्चर में बेसिकली हम कवर अप करने जाने वाले हैं हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो हम पूरा का पूरा आज फिनिश कर देंगे, ठीक है। और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट अगर पॉसिबल हुआ, बिकॉज आई एम नॉट श्योर, कुछ पर्सनल इश्यूज की वजह से मेरे को किधर भी भागना पड़ सकता है, जैसे कल भागना पड़ा था, ठीक है। सो अगर पॉसिबल हुआ तो इंटरप्रिटेशन लेंगे, अदरवाइज मुझे भागना पड़ेगा, बट आपका इंटरप्रिटेशन एनीवेज मैं कवर करवा दूंगा, उसका टेंशन नहीं है, सिर्फ मेरे को थोड़ा सा समय देना, ठीक है। कंसिडरिंग फेस टू फेस में दिस विल बी द लास्ट लेक्चर। इंटरप्रिटेशन अगर मुझे लेना भी रहा तो मैं इंटरप्रिटेशन के 2 लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। पहला मैं आपको पूरा चार्ट रिविजन इंटरप्रिटेशन का प्रॉपर करवा के दूंगा, और दूसरा रेगुलर लेक्चर भी आपको देने वाला हूं, ठीक है। तो दोनों में से आपको जो भी चाहिए वो लेक्चर आपने चूज कर लेना प्रॉपरली, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से, बोर्ड के ऊपर बड़े अच्छे तरीके से ध्यान देना। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, कल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर हम बेलमेंट और प्लेज में थे, ठीक है। बेलमेंट का डेफिनेशन मुझे वापस से बोलिएगा क्या है। व्हेन बेल और बेल्स द बेल टू बैली, देन इट इज कॉल्ड एज, क्या लिखा उसे, बेलमेंट। कुछ याद आया सबको, हाँ या ना। और कल हमने बेलर और बेली के राइट्स और ड्यूटीज को कंप्लीट किया था, कुछ याद है, अरे बोलो हाँ या ना। ओके, ये चीज होने के बाद में आज हम बनने वाले हैं बेलमेंट में आगे, बहुत कम कंटेंट बेलमेंट का बचा हुआ है, और साथ में हम प्लेज को भी आज खत्म करने वाले हैं, ठीक है। सो आ जाइए बोर्ड के ऊपर, पूरा फोकस कीजिएगा। सबसे पहले कल हमने राइट्स एंड ड्यूटीज जब कंप्लीट किए थे, साथ में हम अभी देखने वाले हैं टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट। क्या बोले एक बार उसे, टर्मिनेशन। व्हाट डू मीन बाय टर्मिनेशन? अगर आप बेलमेंट को क्या कर रहे हो बोले बाद उसे खत्म कर रहे हो। व्हाट इज टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट? तो उसके साइड में कृपया नोट डाल के रखिए। इट मींस टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट मींस क्लोजिंग डाउन द बेलमेंट। इट मींस क्लोजिंग डाउन द बेलमेंट and returning the goods. It means closing down the bailment and return the goods चलो डन एवरीबॉडी। अब इसके लिए एक प्यारा सा चार्ट मैं आपको बना के देना चाहूंगा, सो दैट आपका अंडरस्टैंडिंग इस बारे में क्लियर होगा। बच्चों बहुत अच्छे से बोर्ड के ऊपर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सो बेलमेंट हम टर्मिनेशन करने वाले हैं, बहुत अच्छे से ध्यान देना। सो वी आर गोइंग फॉर टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट। टर्मिनेशन ऑफ क्या है बोले बाद उसे, बेलमेंट। प्लीज फोकस कीजिएगा, लेट्स गो। नाउ व्हाट इज टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट? बहुत अच्छे से ध्यान दो। टर्मिनेशन मतलब क्लोजिंग डाउन द बेलमेंट। ये कितने तरीकों से हो सकता है? क्लोजर ऑफ बेलमेंट का सबसे पहला तरीका होता है, द फर्स्ट एंड द इंपॉर्टेंट तरीका ऑफ क्लोजिंग डाउन द बेलमेंट इज एक्सपायरी ऑफ द पीरियड। दूसरा फुलफिलमेंट ऑफ द पर्पस, नोटिस, डेथ और डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। सो एक्सपायरी ऑफ पीरियड, ठीक है। व्हाट डू एग्जैक्टली मीन बाय एक्सपायरी ऑफ द पीरियड? फॉर एग्जांपल तुमने बेलमेंट किया था किसी स्पेसिफिक पीरियड के लिए। आप कई बार देखना जब आप पार्किंग में गाड़ी वगैरह लगाते हो तो आपको 3 आवर्स या 4 आवर्स का टिकट मिलता है मॉल्स में, कि भैया 3 घंटे तक के पार्क करोगे तो 20 रुपीज लगेंगे। अगर आप 6 घंटे के लिए या 3 घंटे के ऊपर जाएगा तो भाई साहब 40 रुपीज लगेंगे। ये सर नो। सो बेसिकली एक्सपायरी ऑफ द पीरियड इज नॉर्मली कॉल्ड एज बेलमेंट का पर्पस क्लोज होना, जिसके लिए हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे पार्किंग टिकट फॉर स्पेसिफिक ड्यूरेशन। स्पेसिफिक क्या बोले बाद उसे, ड्यूरेशन। एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए आपको पार्किंग टिकट मिलता है। कई बार अगर आप देखो तो आप रेंट पे कोई गुड्स वगैरह लेते हो, ठीक है, जैसे आपने मोटर बाइक रेंट पे ली या कार रेंट पे ली, तो नॉर्मली आप जब कार रेंट के ऊपर लेते हो तो आपको 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 10 दिन के लिए बोलना पड़ता है। दैट इज ऑल्सो पेमेंट। सो उसको भी हम कह सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कार
और बाइक रेंटिंग, कार और बाइक क्या वाली बात से रेंटिंग, आपने कार या बाइक को रेंट कर दिया। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, जोर से बोलो यस और नो। तो ये चीज को आपने याद रखना। ये हो गया पहला, दैट इज एक्सपायरी ऑफ द स्टिपुलेटेड पीरियड, पीरियड आपका खत्म हो गया। दूसरा फुलफिलमेंट ऑफ द पर्पस, बेलमेंट का जो मेन पर्पस था वो फुलफिल हो गया, ठीक है। सो मैं सेकंड वाला लिखूंगा फुलफिल द पर्पस। फुलफिल का स्पेलिंग क्या होता है? हाँ ठीक है। सो फुलफिल द पर्पस, समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना, जोर से बोलो सर। नाउ नाउ फुलफिल द पर्पस का बेस्ट एग्जांपल अगर हम ले तो कुरियर सर्विस। कुरियर का स्पेलिंग क्या होता है? स्पेलिंग क्यों? सी यू सी डबल ओ सी ए सी डबल ओ बोल रही है लड़के, कंफ्यूज कर रही है यार। सी ओ यू आर आई ई आर, बराबर है ना? हाँ है ना, आता है मेरे को जीवन में। लेट्स गो। सो कुरियर ये बेस्ट एग्जांपल है। आप देखो कुरियर में कोई भी गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए जब डालते हो तो वो 1-2 दिन के अंदर नॉर्मली पहुंच जाते हैं। पर्पस क्या है कि गुड्स को डिलीवर करना, ठीक है। सो कुरियर, और जिसमें पर्पस क्या है? डिलीवरी ऑफ द गुड्स, डिलीवरी ऑफ क्या लिख बार उसे? गुड्स। दैट इज फुलफिलमेंट ऑफ क्या लिख बार उसे? पर्पस। या तो फिर आप कह सकते हो बाइक सर्विसिंग, बाइक क्या लिख बार उसे? सर्विसिंग। बाइक या कार सर्विस स्टेशन में सर्विस करने के लिए देते हो, दैट इज ऑल्सो अ बेलमेंट। सर्विस करके पर्पस फुलफिल हो गया, आपको वापस मिल जाएगी, ठीक है। ओके, सो फुलफिलमेंट ऑफ द पर्पस सेकंड हो गया। तीसरा बाय नोटिस, आप बेलमेंट टर्मिनेट कर सकते हो बाय नोटिस। सो आ जाइए बाय नोटिस। अब बाय नोटिस आप बेलमेंट टर्मिनेट करना चाहते हो, यह तभी हो सकता है जब आपका बेलमेंट कंटिन्यूइंग बेलमेंट है, मतलब ये सालों साल चलने वाला बेलमेंट है, कंटिन्यूइंग बेलमेंट है, तो आप बीच में नोटिस देके आपका बेलमेंट तोड़वा सकते हो, ठीक है। जैसे नॉर्मली अगर आप देखोगे तो कार लीजिंग के ऑप्शन शुरू हुए हैं। अभी अभी नया नया कार लीजिंग का ऑप्शन शुरू किया है टोयोटा कंपनी ने, ये सुनो। सो टोयोटा कंपनी इज गोइंग फॉर कार लीजिंग, इज गोइंग फॉर क्या बात उसे? कार लीजिंग। अगर टोयोटा कंपनी कार लीजिंग के लिए जा रहा है तो ऐसे सिचुएशन में वो आपको कार लीज करता है स्पेसिफिकली 1 साल 2 साल 10 साल के ड्यूरेशन के लिए, ठीक है। और आप उसके लिए लीज रेंटल पे करते हो। ऑब्वियसली इस केस में अगर आप नोटिस दे दोगे तो आपका बेलमेंट फिनिश हो जाएगा। बोलो यस और नो। सो कार लीजिंग के ऑप्शन में या गुड्स लीजिंग के ऑप्शन में बेलमेंट आपका कभी भी टर्मिनेट हो सकता है। नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर हम जा रहे हैं, दैट इज बाय डेथ और डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। सो नेक्स्ट इज बाय डेथ। अच्छा, किसके डेथ की वजह से बेलमेंट खत्म होगा? बेलर या बेली? दोनों से कोई भी मर गया तो भी बेलमेंट खत्म हो जाएगा। ओके, बाय डेथ ऑफ एनी ऑफ पर्संस, बेलर और क्या लिख बाजू से? बेली। समझ में आ रहा है? और सबसे आखिरी बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, डिस्ट्रक्शन ऑफ क्या लिख बाजू से? सब्जेक्ट मैटर। फॉर एग्जाम्पल आपने कार रेंट पे ली, एक दिन चलाते चलाते गए, ठीक है, एक्सीडेंट हो गया, कार उड़ गई, बूम, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है ऐसे सिचुएशन में बेलमेंट क्या हो जाएगा? बोले एक बार टर्मिनेट। कौन है? ओके, ऐसे सिचुएशन में बेलमेंट क्या हो जाएगा? बोले एक बार उसे टर्मिनेट। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले सर। नो। सो यहां पे डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर व्हेन स्पेसिफिक गुड्स आर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग बेलमेंट, ड्यूरिंग क्या बोले बाद से? बेलमेंट, देन इट्स ऑटोमेटिकली टकली लिख रहा था सर, स्पेलिंग क्या होता है ऑटोमेटिकली का? हाँ, समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना, जोर से बोले सर ना। सो बेलमेंट विल बी टर्मिनेटेड ऑटोमेटिकली। समझ में आ रहा है? इट्स ऑटोमेटिकली टर्मिनेटेड। हाँ, समझ में आ रहा है पक्का? हाँ है ना, जोर से बोलो सर ना। सो दीज आर द वेज इन विच बेलमेंट को आप खत्म कर सकते हो। ये चार्ट ड्रॉ करके रखिए, गो फॉर इट फास्ट। विद एग्जांपल रखा है तो आपको समझ में भी आना चाहिए।
हो गया सबका? चलो डन। क्या चल रहा है क्या मालूम? चलो डन बच्चों। ओके, सो यहां पे लिखना बाकी है, कितने लोगों का बाकी है? ओके डन। ओके, सो यहाँ टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट के लिए हमने एक सिंपल चार्ट बना के रखा है, रिवाइज करने के लिए काफी आसान होगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट वाला चार्ट आता है फॉर्म्स ऑफ बेलमेंट, कितने टाइप के बेलमेंट होते हैं। अब वो सिर्फ सिंपल एग्जांपल है। डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर हेल्ड फॉर द बेलॉर्स यूज, ठीक है। एक पर्सन ने दूसरे को गुड्स डिलीवर करना जो बेलॉर यूज कर सकता था। दूसरा, गुड्स गिवन टू अ फ्रेंड फॉर हिज ओन यूज, इसको ग्रेटुटियस बेलमेंट कहते हैं। मैंने ग्रेटुटियस बेलमेंट कल बोला था ना आपको, जो आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन विदाउट कंसिडरेशन आप बेलमेंट करते हो, तो इसको क्या कहा जाता है? ग्रेटुटियस। उसके नीचे लिख के रखना विदाउट कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन। उसके बाद में हायरिंग ऑफ द गुड्स, ये वाला बेलमेंट भी चलेगा। डिलीवरिंग द गुड्स टू अ क्रेडिटर टू सर्व एज अ सिक्योरिटी फॉर, गुड्स आपने क्रेडिटर को दिए टू सर्व एज अ सिक्योरिटी फॉर लोन, लोन वर्ड ऐड करना, जिसको प्लेज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बोले एक बार? प्लेज। डिलीवरिंग गुड्स फॉर रिपेयर विद और विदाउट रेम्यूनरेशन, एंड डिलीवरिंग गुड्स फॉर कैरियज, जिसको आप कुरियर कहोगे, URIER। हाँ, चलो डन एवरीबॉडी, बोलो हाँ है ना? इजी लग रहा है बेलमेंट। ओके, नेक्स्ट, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द फाइंडर ऑफ द गुड्स। हे भगवान, तुमने फाउंडेशन में ये पढ़ा था, मैंने सुना फाउंडेशन में, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। व्हाट इज फाइंडर ऑफ गुड्स? जो गुड्स को मिलता है ना, बहुत बढ़िया, वाह। फाइंडर ऑफ गुड्स मतलब जो गुड्स को मिलता है, जिसको गुड्स मिलते हैं नहीं, जो गुड्स को खुद मिलता है। आगे, जिसको गुड्स। ओके, व्हाट इज द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स? तो उसने फाइंडर ऑफ गुड्स का सबसे पहला जिम्मेदारी होता है कि उसने ओरिजिनल ओनर ढूंढना चाहिए, रूल नंबर 1। ये साइड में फटाफट लिख के रखो, दिमाग को टेंशन ही नहीं। पॉइंट नंबर 1, फर्स्ट फाइंड द ओरिजिनल ओनर, फाइंड द ओरिजिनल ओनर पहला ड्यूटी है। सेकेंड वन, टेक केयर ऑफ गुड्स, मतलब गुड्स ही मिले है ना पक्का, सो लिखना maintain the goods in proper condition, maintain goods in proper condition. Third, claim the expenses made on the goods, sell the goods if owner refuses to pay, and sell the goods if owner refuses to pay, and value of expenses exceeds 2/3, and value of expenses exceeds 2/3. 2/3 of what? Value of goods. Exceeds 2/3 of value of goods. ओके, मुझे तो पेरिशेबल गुड्स है तो सेल करने चाहिए या करने ही चाहिए? करने ही चाहिए, क्योंकि ढूंढते बैठोगे तो क्या, समझो तुम्हें कहीं पे अंगूर मिल गए, द्राक्ष, अब तुम ओरिजिनल ओनर ढूंढते ढूंढते वो सड़ गए,
तो तुमको वाइन बना के देना पड़ जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तो लिखना इफ गुड्स आर पेरिशेबल, इफ गुड्स आर पेरिशेबल finder must sell the goods. If goods are perishable, finder must sell the goods. Finder must sell the goods and pay the amount to true owner. Pay the amount to true owner. फुल स्टॉप। लिख लिया सबने? इतनी चीजें फाइंडर ऑफ गुड्स के लिए याद रखना। फिर उसके बाद में आता है लीन। लीन सुना है कभी जीवन में? बचपन में पढ़ा है ना सेल ऑफ गुड्स एक्ट में लीन क्या होता है? व्हाट इज लीन? लिखो साइड में, होल्डिंग द पोजीशन ऑफ द गुड्स, होल्डिंग द पोजीशन ऑफ द गुड्स, होल्डिंग पोजीशन ऑफ द गुड्स फॉर पेमेंट ऑफ स्पेसिफिक प्राइस, holding possession of goods for payment of specific price or recovery of the amount, or recovery of the amount is called lien, is called lien. Okay. अब लीन बेसिकली डिवाइड किया जाता है बच्चों दो पार्ट्स में, ठीक है? चार्ट की तरफ कृपया ध्यान देना। आपने सेल ऑफ गुड्स एक्ट में नहीं पढ़ा होगा इसलिए कृपया ध्यान देना। लीन पर्टिकुलरली अगर आप देखो तो दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला लीन कौन सा है बोले बाद उसे? जनरल। और दूसरा लीन कौन सा है? पर्टिकुलर। व्हाट इज जनरल लीन? सब जन साथ में पढ़ेंगे। 1 2 3 बोलो क्या है? पोजेसर ऑफ द गुड्स हैव राइट टू सेल द गुड्स इज कॉल्ड एज जनरल लीन। जनरल लीन का मतलब होता है कि आपके हाथ में गुड्स का एज गुड एज ओनरशिप आया है। एज गुड एज क्या आया है बोले बाद उसे? ओनरशिप। नॉर्मली जब आप बैंक के लोन के खिलाफ गोल्ड देते हो, बैंक के लोन के खिलाफ आप क्या देते हो बोले बाद उसे? गोल्ड। तो बैंक के पास उसका जनरल लीन होता है। अगर आपने लोन रिपे नहीं किया तो बैंक आपका गोल्ड क्या करेगा? सेल कर देगा। तो उसके पास उसका ओनरशिप आ जाएगा। क्या आ जाएगा बोले बाद उसे? ओनरशिप। व्हाट इज पर्टिकुलर लीन? possessor of the goods have a right to retain the goods only. possessor इसको सेल नहीं कर सकता गुड्स को, पर possessor गुड्स को रिटेन करके खुद के पास ही रख सकता है। वो आपको वापस नहीं देगा जब तक आप पैसे नहीं दोगे, पर वो सेल नहीं कर सकता, वो सिर्फ रिटेन करके रखेगा। इसका एग्जांपल अगर मैं बोलूं तो नॉर्मली आपके गुड्स अगर कस्टम पोर्ट पे पड़े हैं, कस्टम पोर्ट या फिर आप देखना गवर्नमेंट के चार्जेस जिसके ऊपर लगते हैं ऐसे पोर्ट पे पड़े हैं, जैसे आपने बाहर से इंपोर्ट करके गुड्स मंगवाए वो कस्टम पोर्ट पे पड़े हैं, ठीक है, बंदरगाह पे पड़े हैं, और आपने कस्टम ड्यूटी भरी नहीं, आपने कस्टम ड्यूटी नहीं भरी ना, तो आप कस्टम ऑफिसर आपके गुड्स को सेल आउट नहीं कर सकता, वो सिर्फ होल्ड कर सकता है जब तक आप कस्टम ड्यूटी भरते नहीं हो। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? देखो, बैंक को लोन रिपे नहीं किया तो बैंक आपके गोल्ड को सेल आउट कर देगा, बैंक को लोन रिपे नहीं किया तो बैंक गोल्ड को क्या कर देगा? सेल। पर आपने अगर कस्टम ड्यूटी नहीं भरी तो आपके गुड्स सेल आउट नहीं होने वाले हैं, वो आपके गुड्स को सिर्फ रिटेन करेगा जब तक आप कस्टम ड्यूटी नहीं पे करते। जब आप पे कर दोगे तो आपको गुड्स को वापस दे दिया जाएगा। दैट इज कॉल्ड पर्टिकुलर लीन। देखो, जनरल लीन में इट इज कॉल्ड एज आपको ओनरशिप मिल जाता है। क्या मिल जाता है? ओनरशिप। लेकिन पर्टिकुलर लीन में आपको सिर्फ पोजीशन मिलता है। क्या मिलता है बोले एक बार उसे? पोजीशन। जनरल लीन ये मोर एडवांटेजियस है कंपेयर टू पर्टिकुलर लीन, क्योंकि जनरल लीन में गुड्स के साथ किसी भी तरीके से डील करने का आपको राइट मिलता है, लेकिन पर्टिकुलर लीन में आपको राइट नहीं मिलता। इसी बेसिस पे आपके बुक में जनरल और पर्टिकुलर लीन का डिफरेंस भी मैंने बना के दिया है। आ जाइए फटाफट देखना, जनरल लीन और पर्टिकुलर लीन। सेक्शन 177 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कॉन्फर्स अ बेली द राइट ऑफ द जनरल लीन। जनरल लीन का राइट उसे मिलेगा। हाउएवर 170 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पर्टिकुलर लीन का राइट देता है। तो सिंपली उन्होंने सेक्शन मेंशन किया है। 171 में जनरल लीन है, 170 में कौन सा लीन है? पर्टिकुलर। नीचे जनरल लीन alludes to right to keep the possession of the goods belonging to the other against the general balance of the accounts. Particular lien implies right of the bailee to retain the specific goods of the bailment for non-payment of the amount. A general lien is not automatic, but it is recognized through the agreement. जैसे आप देखना, प्लेज में आपने गुड्स दिए, मैंने प्लेज में बोला था बेलमेंट इंक्लूड होता है, बोलो यस और नो। सो आपने अगर गुड्स दिए प्लेज के अंदर, तो देखो एग्रीमेंट के थ्रू ही आप गुड्स दे रहे हो। काय के थ्रू गुड्स दे रहे हो बोले एक बार उसे? एग्रीमेंट। लेकिन पर्टिकुलर लीन ऑटोमेटिक नहीं हो सकता है, कस्टम ड्यूटी तुमने पे नहीं किया। देखो, जनरल लीन में आप एग्रीमेंटेड, जब आप प्लेज का एग्रीमेंट कर रहे हो तो आप बोल रहे हो कि एग्रीमेंट में मैं गुड्स दूंगा अगेंस्ट द लोन,
लेकिन कस्टम पोर्ट पे क्या आप एग्रीमेंट करते हो? नहीं, वो आपके गुड्स को वैसे ही रिटर्न कर लेगा अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो। आप ऐसा एग्री नहीं करते हो कि अगर मैंने कस्टम ड्यूटी पे नहीं किया तो मेरे गुड्स आप रख सकते हो, या आप एग्री नहीं करते हो, ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। क्या होता है बोले बात उसे? ऑटोमेटिकली। नीचे, इट कैन एक्सरसाइज अगेंस्ट द गुड्स इवन विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ लेबर ऑल द, क्या बोले बात उसे? स्किल। जनरल लीन सीधा गुड्स के खिलाफ भी यूज हो सकता है फॉर द पेमेंट ऑफ द प्राइस। पर्टिकुलर लीन, इट कम्स इनटू प्ले व्हेन सम लेबर और द स्किल इज इन्वॉल्व्ड हैज बीन एक्सपेंडेड ऑन द गुड्स रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द गुड्स। कई बार ऐसा होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं, थोड़ा सा सोचिएगा तो आपको समझ में आएगा। कई बार होता है कि घर पे आपके फर्नीचर होता है और वो फर्नीचर अगर पुराना हो जाए तो आप उसको अपहोल्स्ट्री करने के लिए या उसका ऊपर का कपड़ा वगैरह या कुशन्स वगैरह चेंज करने के लिए आप उसको वापस रिनोवेट करने के लिए भेजते हो। बोलो बोलो हाँ या ना? अरे जोर से बोलो सर नो। तो मुझे बताओ वो पर्सन का जनरल लीन क्रिएट होगा या पर्टिकुलर लीन क्रिएट होगा? जनरल या पर्टिकुलर? उसका पर्टिकुलर लीन होता है। वही चीज देखो बोली है, व्हेन सम लेबर और द स्किल इज इन्वॉल्व, सामने वाले ने खुद का कुछ लेबर और स्किल लगाया आपके गुड्स पे और गुड्स को एनहांस किया, तो उसको बेच नहीं सकता। वो उसको बेच नहीं सकता क्योंकि सी समझो, तुमने एक येलो कलर का सोफा था, उसको तुमने अपहोल्स्ट्री के लिए, फर्नीचर के लिए दिया और तुमने उसके ऊपर ब्लू कपड़ा चढ़ाया, पूरा का पूरा ब्लू कपड़ा चढ़ाया। अब ये सोफा वो किसी और को बेच नहीं सकता क्योंकि ये स्पेसिफिक ऑर्डर है, पर जब तक आप पैसा नहीं दोगे वो ये सोफा रिटेन करके रखेगा। क्या करके रखेगा बोले बाजू से? रिटेन। दूसरा एग्जांपल, टेलर मेड क्लोथ्स। आपने आपके फिटिंग के कपड़े सिलवाने के लिए दिए, आपने अगर पैसा पे नहीं किया, ये फिटिंग के कपड़े किसी और को बेच पाएगा क्या वो? अरे बोलो जोर से, बोलो ऐसा नो। नहीं, आपने बोला हुआ कपड़ा, आपने बोला हुआ फिटिंग आप ही को आने वाला है, बोलो ऐसा नो। तो यहां पे जनरल लीन होगा या पर्टिकुलर लीन होगा? पर्टिकुलर। तो उसके साइड में लिख के रखो, फॉर एग्जाम्पल टेलर मेड क्लोथ्स, टेलर मेड क्लोथ्स, refurbishing of sofas or furniture, tailor made clothes, refurbishing of sofa furnitures, डन एवरीबॉडी। अब नीचे एग्जाम्पल दिए हैं कि कौन कौन भाई साहब जनरल लीन वगैरह में आ सकता है। हालांकि इसमें सिर्फ 2 एग्जाम्पल कुछ गलत दिए गए हैं। वॉर फिंगर्स हालांकि यहां पे नहीं आना चाहिए और यहां पे प्लेज नहीं आना चाहिए। प्लेज इज दिस साइड। कैमरा गया क्या जिंदगी में? ठीक है, प्लेज इज दिस साइड आ गया। चलो इसको मैं चाहूंगा पढ़ लो एक बार, मार्क कर लो, गो फॉर इट फास्ट। और ऊपर जनरल पर्टिकुलर लीन का मीनिंग भी दिया है, तो आप कृपया उसको भी देख सकते हो। ठीक है, चलो डन हो गया सबका? एवरीबॉडी मार्किंग हो गया? चलो यहां पे जनरल पर्टिकुलर लीन आपका होता है क्या बोले एक बाजू से खत्म। ठीक है, अब बचा आपके पास क्या बोले एक बाजू से प्लेज। नाउ प्लेज को एक बार अच्छे से देखते हैं तो जाके प्लेज समझ में आएगा। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। ओके, यहां पे जरा नीचे आ जाइएगा। मैंने डिस्टिंक्शन बिटवीन प्लेज और बेलमेंट लिखा हुआ है, ये हुआ है क्या हमारा? ओके, आ जाइए, पहले इसको देखते हैं तो प्लेज काफी इजी हो जाएगा। 3.13 पे डिस्टिंक्शन बिटवीन बेलमेंट एंड प्लेज। चलो आर यू रेडी? मुझे प्लेज क्या होता है? व्हाट इज प्लेज? बैंक के पास सोना गिरवी रखना। अच्छा, बहुत बढ़िया डेफिनेशन है। और कुछ? व्हेन अ पर्सन टेक्स अ लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑफ द गुड्स, तो नॉर्मली उसको हम क्या कहते हैं? प्लेज। मुझे एक बात बताइए, प्लेज में मेन पर्पस क्या होता है? मेन पर्पस गुड्स को देना होता है या लोन लेना होता है? तो प्लेज में, प्लेज इज अ काइंड ऑफ बेलमेंट जहां पे सिक्योरिटी एज अ बेल करते हैं और जिसमें मेन पर्पस होता है लोन लेना। क्या लेना बोले एक बार उसे? लोन। बेलमेंट में मेन पर्पस क्या होता है? भाई गुड्स को डिलीवर करना, किसी भी पर्पस के लिए गुड्स को डिलीवर करना। तो यहां पे वही बोला, किसी भी पर्पस, रिपेयर के लिए हो सकता है, स्टोरेज के लिए हो सकता है, पार्किंग के लिए हो सकता है, एनीथिंग कैन बी डन फॉर द बेलमेंट। ठीक है, दूसरा राइट ऑफ सेल। मुझे बताओ राइट ऑफ सेल काय में मिलता है? बेलमेंट में मिलता है, प्लेज में मिलता है?
जोर से बोलो, काय में मिलता है? प्लेज में। अगर लोन रिपे ना हो तो प्लेज में गुड्स सेल आउट हो जाएंगे, तो उन्होंने वही बोला है। द प्लेजी एंजॉयज द, पॉनर पॉनी होता है, सो पॉनी एंजॉयज द राइट टू सेल द डिफॉल्ट बाय द प्लेजर, मतलब बेसिकली वो गुड्स को सेल कर सकता है। लेकिन बेलमेंट में आप गुड्स सेल कर सकते हो क्या? नहीं। कैसा लगेगा, मूवी देखने गए और आपने गाड़ी पार्क की और मल्टीप्लेक्स वाले ने गाड़ी बेच दी मूवी खत्म होने तक के, यू कैन नॉट डू दैट। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। थर्ड वन, कंसिडरेशन। प्लेज, देयर इज ऑलवेज अ कंसिडरेशन, प्लेज में हमेशा आपको कंसिडरेशन मिलेगा ही मिलेगा। बट बेलमेंट में कंसिडरेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तुम दोस्त को पेन यूज करने के लिए देते हो, बदले में गाली के सिवा कुछ और मिलता है? अरे बोलो हाँ है ना। उसे कंसिडरेशन कहा जाएगा जो आप गालियां खाते हो? नहीं। आपको अगर किसी खूबसूरत लड़के ने पेन मांगा तो आप उसको पेन यूज करने के लिए देते हो, बदले में कंसिडरेशन क्या मिलता है? कुछ नहीं। समझ में आ रहा है सब? अरे बोलो हाँ है ना। ऐसे क्यों चेहरा बना रहा है? तू क्या पेन लेके घूमता था क्या जिंदगी के अंदर? कितने 15-20 बांट दिए तूने? हाँ, लेट्स गो। ये होने के बाद में डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मुझे बताओ प्लेज कब डिस्चार्ज हो जाएगा? प्लेज कब डिस्चार्ज, प्लेज खत्म कब होगा? बोलो कब खत्म होगा? लोन रिपेमेंट के बाद। बेलमेंट कब खत्म होगा? गुड्स वापस करने के बाद, है ना। नीचे रिटर्न ऑफ द गुड्स ऑन डिमांड। आप प्लेज के अंदर ऑन डिमांड गुड्स रिटर्न नहीं कर सकते, बट बेलमेंट में ऑन डिमांड रिटर्न गुड्स हो सकते हैं। ठीक है, एक बार सिर्फ डिफरेंस पढ़ लीजिए फटाफट वापस से। रीड करने के लिए समय दिया है, कृपया रीडिंग करें। डन एवरीबॉडी? बोलो हाँ है ना। चलो बहुत बढ़िया, शानदार। ओके, अब उसके बाद में मैं जा रहा हूं प्लेज बाय नॉन ओनर्स, एंड साथ साथ में हम देख रहे हैं कि भैया जब आप गुड्स के ओनर नहीं हो तो आप प्लेज कैसे कर सकते हो, क्योंकि आप गुड्स के ओनर ही नहीं हो, सामने वाले से लोन ले रहे हो और आप गुड्स को प्लेज कर रहे हो जो गुड्स आपके है ही नहीं। ये कब पॉसिबल हो सकता है? ये स्पेसिफिक केसेस से इस चार्ट को याद रखिएगा। प्लेज में इसके पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा है, बिकॉज मैक्सिमम बच्चे इस कंसेप्ट को भूल जाते हैं या मैक्सिमम बच्चे इस कंसेप्ट को स्किप कर देते हैं, क्योंकि ये कंसेप्ट समझने में थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, तो उसके लिए मैंने चार्ट बना के रखा है, तो कृपया ध्यान दीजिएगा। लेट्स गो। सबसे पहले प्लेज बाय नॉन ओनर्स। व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्लेज बाय नॉन ओनर्स? तो ध्यान दीजिएगा, व्हेन अ पर्सन हु इज इन द पोजीशन ऑफ द गुड्स एंड नॉट हैविंग द ओनरशिप, नॉट हैविंग द क्या बोला है? ओनरशिप, प्लेजेस द गुड्स। जो पोजीशन में है पर उसके पास ओनरशिप नहीं है और वो गुड्स प्लेज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला एजेंट। कंसाइनमेंट अकाउंट सुना है आपने? अरे बोलो हाँ है ना। मैं कंसाइनर हूं, तुम कंसाइनी हो, मैंने तुमको गुड्स भेजे, नाउ यू आर ए एजेंट। अभी तुम्हारे पास गुड्स का ओनरशिप आया है क्या? जोर से बोलो, आया है क्या? नहीं। फिर भी तुम ये गुड्स को प्लेज करना चाहते हो फॉर द बिजनेस ऑफ द कंसाइनमेंट के लिए, लोन लेने के लिए। मतलब ऐसा नहीं खुद के लिए लोन ले रहे हो पर्सनल, आप कंसाइनमेंट बिजनेस के लिए लोन ले रहे हो। काय के लिए लोन ले रहे हो? कंसाइनमेंट बिजनेस। तो क्या आप प्लेज कर सकते हो? यस। तो फॉर एग्जांपल ओनर है एडीजेड सर, ठीक है, एज यूजुअल मैं एजेंट, ठीक है, तो मैं कंसाइनी हूं, एडीजेड सर कंसाइनर है, तो विदाउट द परमिशन ऑफ एडीजेड सर मैं गुड्स का अगर प्लेज करूंगा तो ये वॉइड होगा, एंड बट विद द अगर परमिशन में ये कर रहा हूं फॉर द बिजनेस ऑफ द कंसाइनमेंट तो ये वैलिड माना जा सकता है।
कंसेप्ट समझ में आया? दूसरी बात, सेकंड एग्जांपल, प्लेज अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब ये बहुत खतरनाक एग्जांपल है, इसको कृपया बहुत अच्छे से ध्यान देना तो समझ में आएगा, अदरवाइज थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, एग्जांपल बनाते हैं एक मस्त वाला। ओके, रांका ज्वेलर्स सुना है? ओके, रांका ज्वेलर्स के बच्चे को इसने किडनैप कर लिया, नाम बोलो। श्रद्धा ने किडनैप कर लिया। रांका ज्वेलर्स के बच्चे को किसने किडनैप कर लिया? श्रद्धा हो गया वो, सॉरी, किसने किडनैप कर लिया बोले एक बाजू से? श्रद्धा ने। क्यों? क्योंकि श्रद्धा को एक डायमंड नेकलेस चाहिए था। क्या चाहिए था बोले एक बार? डायमंड ने। इससे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है जीवन में, हाँ ना? तो रांका ज्वेलर्स के बच्चे को श्रद्धा ने किडनैप कर लिया और बोले मेरे को एक डायमंड नेकलेस चाहिए। रांका ज्वेलर्स ने बच्चे को छुड़ाने के लिए, ध्यान दो, बच्चे को छुड़ाने के लिए एक मस्त वाला 24 कैरेट का कोहिनूर हील वाला डायमंड नेकलेस भेज दिया श्रद्धा को। क्या हुआ? डायमंड में 24 कैरेट नहीं होता? नहीं होता? कैसे लोग हो तुम? डायमंड में 24 कैरेट होता है, ठीक है? डायमंड का सिर्फ कैरेट उसके साइज के ऊपर डिपेंड होता है। पता है तुमको जीवन में कितना क्लैरिटी और क्या साइज है उसके ऊपर उसका कैरेट डिपेंड होता है? पता ही नहीं तुमको? लड़कियों को अगर ये नहीं पता ना, लो चुल्लू पर पानी लो। क्या? सोना ही नहीं खरीदा तो डायमंड कब खरीद? गले में पहन के बैठी है लड़की, बोल रहे सोना ही नहीं खरीदा जीवन। अच्छा, पेरेंट्स खरीदते, तुमने छोड़ ही दिया नहीं जीवन? बढ़िया। अरे यार छोड़ो यार, तुम्हें कहा चक्कर में पड़ गया, हमें तो सोना ही नहीं खरीदा, डायमंड ही नहीं खरीदा। ध्यान दो, सो बेसिकली देखा जाए तो श्रद्धा ने रांका ज्वेलर्स के बच्चे को किडनैप कर लिया, मेरे को बोले डायमंड का नेकलेस चाहिए। तो रांका ज्वेलर्स वाले ने इसको एक मस्त डायमंड का नेकलेस भेजा, ठीक है? इसने, रांका ज्वेलर्स वाले ने डायमंड का नेकलेस भेजा, श्रद्धा बोले फ्री में नहीं चाहिए, मैं बदले में तुमको 10 रुपए दूंगी। बदले में कितना दूंगी? 10 रुपए। और श्रद्धा ने बाकायदा 10 रुपए दिए, एक 100 रुपए का स्टैंप पेपर के ऊपर बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि आई एम परचेसिंग अ डायमंड नेकलेस फ्रॉम रांका ज्वेलर्स इन 10 रुपीज। इन कितना रुपीस बोले एक बार? उसने 10 रुपए। और रांका ज्वेलर को साइन भी करना पड़ा क्योंकि बच्चे को इसने चुराया था। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोले सर। नो। अब श्रद्धा ने जैसे ही डायमंड का नेकलेस ले लिया, श्रद्धा को समझ में आ गया, बोले यार कभी ना कभी तो वापस देना पड़ेगा डायमंड नेकलेस, क्योंकि मैंने बच्चे को जिस दिन छोड़ दिया रांका ज्वेलर्स वाला मेरे पीछे पड़ जाएगा कि नेकलेस वापस दो करके। हाँ है ना? तो श्रद्धा ने दिमाग लगाया, सेम नेकलेस उसने बैंक को गिरवी रख दिया। किसको गिरवी रख दिया? बैंक को। और उसके ऊपर बैंक से लोन ले लिया। बोले ना रहेगा नेकलेस तो वापस ही कैसे मांगेगा, ना रहेगा बास तो कैसे बजेंगी। समझ में आए? तो मतलब देखो, किडनैपिंग से नेकलेस अवेल किया और बैंक को गिरवी करके उसके ऊपर पैसा ले लिया। कितना मस्त स्कीम है ये। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? पर मुझे एक बात बताओ, ये जो 10 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट किया है डायमंड नेकलेस का, ये कॉन्ट्रैक्ट 10 रुपए का डायमंड नेकलेस का, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है? सब जन बोलो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? वॉइडेबल। इस केस में श्रद्धा के पास कोई राइट होना चाहिए था क्या नेकलेस गिरवी रखने का? जोर से बोलो, होना चाहिए था क्या? नहीं। पर क्या ये चीज बैंक को पता है? तो बैंक तो इसको गिरवी रख लेगी। समझ में? तो ऐसे सिचुएशन में पर्सन हु इज इन द पोजीशन ऑफ द गुड्स अंडर द वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज श्रद्धा, कैन बेल द गुड्स। वो प्लेज में गुड्स को बेल कर सकती है। जब समझ में आ रहा है? कैन प्लेस द गुड्स। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? मैं क्या कह, समझ में आ रहा है पक्का? बोलो हाँ या ना। ये चीज में अब फिर क्या होगा? तो बैंक के पास तो नेकलेस रहेगा ही रहेगा। जो रांका ज्वेलर्स है वो श्रद्धा से डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। किससे बोले बाजू से? श्रद्धा से। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? चलो, ये चीज होने के बाद में तीसरा वाला, प्लेज ऑफ द गुड्स विद द लिमिटेड इंटरेस्ट विल बी वैलिड अप टू द अमाउंट ऑफ, क्या बोले बाजू से? इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, आपने गुड्स, आपने लोन जो लिया था वो 100 करोड़ का था। कितने करोड़ का था बोले बाजू से? 100 करोड़। और उसके अंदर आपने गुड्स प्लेज किए जिसका वैल्यू था 500 करोड़ का। कितने करोड़ का? 500। और वो 500 करोड़ के असेट में, वो 500 करोड़ के गुड्स में 3 ओनर्स थे, 3 4 या चलो 5 ओनर थे। अब फॉर एग्जाम्पल, हमने मिलकर अगर 500 करोड़ के गुड्स प्लेज किए, उसमें मेरा अगर शेयर 100 करोड़ का है तो सिर्फ मैं मेरा लिमिटेड शेयर ऑफ 100 करोड़ का आई कैन ओनली प्लेज। ठीक है? बचा हुआ गुड्स का जो 400 करोड़ का शेयर है वो आप वापस मांग सकते हो बैंक से जब लोन रिपे हो जाएगा, या लोन रिपे नहीं हुआ और गुड्स सेल हुए तो भी तुम तुम्हारा शेयर मांग सकते हो। तो हर पर्सन खुद का शेयर ऑफ गुड्स ही प्लेज कर सकता है। क्लियर है कंसेप्ट? ये चीज बोली गई है। सबसे आखिरी, प्लेज बाय को-ओनर्स। को-ओनर्स पता है सबको? हाँ है ना? व्हाट इज को-ओनर्स? अरे जोर से बोलो, व्हाट इज को-ओनर्स?
दो चार लोगों ने मिलके अगर कुछ खरीदा, जैसे तुमको पता होगा वो का ये था ना, कौन सा, जिंदगी झंडा होगी दोबारा, अरे बोलो ना, हाँ या ना, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, उसके अंदर कौन कौन था, ऋतिक, ऋतिक था नहीं था, मैं आ जाऊँ जादू, मैं आ जाऊंगा, हाँ है ना। दूसरा कौन था बोले एक बार उसे, फरहान, और तीसरा कौन सा था बोले एक बार, अभय। इन तीनों ने मिलकर एक कार परचेज की घूमने के लिए, याद है, मूवी देखा है नहीं देखा है, होमवर्क आज देखने का, ठीक है, लेट्स गो। सो इन तीनों ने मिलकर क्या परचेज की बोले एक बार उसे, कार। अब कार परचेज करने के बाद कार में डालने के लिए पेट्रोल के लिए पैसे ही नहीं थे, पूरे पैसे कार में लग गए। अब ये पेट्रोल खरीदने के लिए कार को प्लेस करना चाहते हैं, ठीक है। सो पेट्रोल खरीदने के लिए क्या करना चाहते हैं, कार को प्लेज। तो ऐसे सिचुएशन में वो प्लेज करना चाहते हैं कार को किसके साथ, कटरीना। समझ में आ रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में अब मुझे एक बात बताओ, तीन को ओनर है, ऋतिक, फरहान, अभय, इसमें से किसी ने भी व्हीकल प्लेज कर दिया गुड फेथ में तो उसे वैलिड प्लेज माना जाएगा, क्योंकि आप को ओनर हो। आप क्या हो बोले एक बार उसे को। सो दीज आर द केसेस जब ओनर छोड़ के बचे हुए लोग भी आपके गुड्स को प्लेज कर सकते हैं। एक स्पेशल नोट याद रखना, प्लेज बाय बायर बिफोर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप विल बी वैलिड इफ द लेंडर इज इन गुड फेथ। मतलब कुछ गुड्स मैंने बाय करने के पहले ही प्लेज कर दिए। कई बार ऐसा होता है कि तुम गुड्स टेस्टिंग पर्पस के लिए बुलवाते हो, चेकिंग पर्पस के लिए बुलवाते हो और उसको आप प्लेज कर दिए, तो ऐसे सिचुएशन में वैलिड माना जाएगा वो प्लेज को, अगर जो लोन देने वाला है वो गुड फेथ में है। तो कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना। तो ये चीज को याद रखना, आप चाहिए तो इस चार्ट को कॉपी कर सकते हो। गो फॉर इट फास्ट, फटाफट फटाफट लिख लीजिए। काम का चार्ट है बहुत, इसमें से एग्जाम्पल सवाल आ सकता है प्लेज के केस में। ड्रैग करो।
ड्रैग करूं? फर्स्ट वाला हो गया क्या? डन। आगे बढ़ जाऊं मैं पक्का? हो गया? ओके नेक्स्ट। सो यहां पे प्लेज नॉन ओनर्स कब कब कर सकते हैं वो चीज को हमने एक्सप्लेन कर दिया है। हो गया? इधर का किसका बाकी है? हाथ रेस कर लो एक बार। ओके चलिए कंप्लीट कर लो फर्स्ट। चलो डन। नेक्स्ट आगे। सो प्लेज वाला ये कंटेंट कंप्लीट हो गया, प्लेज बाय नॉन ओनर्स। अब उसके बारे में दो चीजें बाकी है, पॉनर्स राइट एंड पॉनीज राइट ऑफ द प्लेज। मैं चाहूंगा ये दोनों चीजें आप यहीं पढ़ लो, सिंपल सी बात है, एक बार डिस्कस कर लेते हैं फिर पढ़ना। मुझे बताओ पॉनर के क्या क्या राइट रहेंगे? पॉनर मतलब जो गुड्स गिरवी रख रहा है उसके क्या क्या राइट्स है? सबसे पहले वो गुड्स गिरवी क्यों रख रहा है? सब जन बोलो, गुड्स गिरवी क्यों रख रहा है? लोन। तो सबसे पहला उसका राइट है कि उसको बदले में पैसे या लोन मिलना चाहिए। दूसरा राइट, और क्या राइट हो सकता है पॉनर का? क्या गुड्स बेच देने चाहिए पॉनी ने या मेंटेन करने चाहिए? मेंटेन। अच्छा, उसमें मेंटेनेंस में कुछ खर्चा वगैरह लग रहा है, जैसे आपने लोन लिया और बदले में, साहूकार के केस में कई बार होता है गांव में कि जब साहूकार से आप कोई लोन लेते हो तो गाय बदले में साहूकार आपकी गाय वगैरह गिरवी रख लेता है, गाय भेड़ बकरी। बोलो हाँ है ना? तुम उसके तरफ क्यों देख रहे हो बार बार बार? ऐसा करता है वो जीवन में कि गाय भेड़ बकरी रखा है तूने? है वो बोल रहा आदमी रख लेता हूं मैं। ठीक है। सो गाय भेड़ बकरी आप जब गिरवी रखते हो तो प्रॉपर कंडीशन में मेंटेन्ड होना चाहिए। समझ में आ रहा है? हाँ, उसके मेंटेनेंस के लिए लगने वाला जो भी खर्चा है वो आप ऑब्वियसली पे करोगे ही करोगे। क्लियर है? सो पॉनर के कुछ राइट्स होते हैं, कुछ पॉनी के भी होते हैं। पॉनी के राइट्स क्या क्या है कि भैया लोन प्रॉपर रीपे होना चाहिए, इंटरेस्ट प्रॉपर रीपे होना चाहिए। लोन और इंटरेस्ट प्रॉपरली रीपे नहीं हो रहा है तो ऐसे सिचुएशन में आप गुड्स को बेच सकते हो। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ ना? तो दोनों राइट्स आपके इसमें दिए गए हैं, कृपया एक बार सिर्फ रीड कर लीजिए। ठीक है, गो फॉर इट फास्ट।
उसमें एक स्पेसिफिक लिमिट दी है ऑनर्स के राइट में 3 इयर्स का, उसको स्टार मार्क करके रखिएगा। पढ़ना हो जाए डन बोल दीजिएगा। पढ़ना हो गया सबका? एवरीबॉडी यस सर नो? ओके, सो यहां पे आपका प्लेज का कंटेंट पूरा होता है खत्म। कंसेप्ट समझ में? यहां पे इसी के साथ आपका पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी होता है क्या बोले, एक बार से खत्म। समझ में? नियरली 2 से 2.5 लेक्चर हमने कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर दिया है फॉर द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ओवरऑल अदर लॉज के ऊपर अगर हम देखो तो 2 से 2.5 लेक्चर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे, 2 से 2.5 लेक्चर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर। जनरल क्लॉजेस के मैंने आपको एग्जिस्टिंग लेक्चर दिए हैं क्योंकि उसको रिड्यूस नहीं कर सकते, वो भी 2 से 2.5 लेक्चर है, तो 7.5 के आसपास लेक्चर हुए। और इंटरप्रिटेशन का एक फास्ट ट्रैक का लेक्चर मैं लेने वाला हूं, ठीक है, जिसको मैं एक तो लाइव स्ट्रीम करूंगा या तो फिर इंटरप्रिटेशन के 2 से 3 रेगुलर लेक्चर भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। तो टोटल आपका 10 से 11 लेक्चर्स में खत्म हुआ है क्या बोले, एक बार से अदर लॉ। एट द सेम टाइम आपका 22 से 24 लेक्चर्स के अंदर खत्म हुआ है क्या, कंपनीज एक्ट। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? जोर से बोलो सर नो। इसके एडिशन में मैं आपको एक टिप देना चाहूंगा। मैंने कुछ दिन पहले, 2 या 3 दिन पहले, हाउ टू प्रिपेयर लॉ इन 60 डेज का एक वीडियो यूट्यूब पे अपलोड किया है, ठीक है। कृपया ये वीडियो को सब लोग, फास्ट ट्रैक में जितने लोग ये लेक्चर देख रहे हैं, ये सब लोग हाउ टू प्रिपेयर लॉ विद इन 60 डेज का वीडियो देखिए। आपको उस वीडियो से काफी सारा अंडरस्टैंडिंग आएगा लॉ कैसे प्रिपेयर करना है। मैं कुछ चीजें बोल दूं कि इसके बाद में आपको क्या करनी है, ठीक है। फर्स्ट, सबसे पहले हमने फास्ट ट्रैक बैच इस प्रकार देखो, थ्योरी सब्जेक्ट का इशू होता है कि थ्योरी पहले पढ़ाना पड़ता है, फिर उसको याद करना पड़ता है, फिर उसके बाद में आप सोचते हो लिखने का, फिर उसके बाद में चेकिंग होता है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में ये चीज नहीं होती है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में क्या, क्वेश्चन उठाए सीधा लिखना शुरू कर दिया, फास्ट ट्रैक में वो भी हो जाएगा। तो थ्योरी में मेरा प्राइमरी टारगेट ये था कि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी आए। मेरा दूसरा प्राइमरी टारगेट था कि आप एटलीस्ट प्रोविजन के साथ में इतने अकस्टम हो जाओ और हो सके तो मैक्सिमम प्रोविजन और सेक्शंस आपको याद हो जाए, ठीक है। पर यहां पे टारगेट खत्म नहीं होता है क्योंकि क्लास के अंदर हमने सिर्फ होमवर्क के बेसिस पे क्वेश्चन आंसर राइटिंग किया है। हाँ, पिछले 5-1 लेक्चर से हमने होमवर्क को कवर नहीं किया है, तो मैं आपको रादर बोलूंगा कि अदर लॉज का आप कृपया 5-5 क्वेश्चंस डेली बेसिस पे उठा के होमवर्क करें। दूसरी बात, जो हमारा पूरा क्वेश्चन यार कम से कम एक बार लिख के देखेगा। आप बोलोगे सर पूरा क्वेश्चन और कैसे एक बार लिख के देखा नहीं हो सकता है, तो मैंने वही प्लान बताया है लॉ इन 60 डेज के अंदर, जिसके अंदर डेली आप 2 से 3 घंटा भी देते हो तो ऑन एन एवरेज डेली बेसिस पे 7 से 8 क्वेश्चन आप कर सकते हो। और अगर आप 7 से 8 क्वेश्चन डेली 60 डेज तक के करो तो आपके 480 के आसपास क्वेश्चंस डेली बेसिस पे सॉल्व करके कंसेप्चुअली खत्म हो सकते हैं। क्वेश्चनर में क्वेश्चन ही 500 से 600 है। अगर आप इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो अगले 60 डेज में, तो मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूं 70 से 80 मार्क का पेपर देखा हुआ आएगा। एग्जैक्ट नंबर नाम वगैरह मैच नहीं करेंगे, पर 70 से 80 मार्क का पेपर उस कंसेप्ट के ऊपर आएगा जो आपने किए हैं। कंसेप्ट समझ में? उसमें से 50 लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जो कंसेप्ट आपने ऑलरेडी देखे हैं। हाँ, इसके ऊपर बच्चे मुझे पूछते हैं सर एमसीक्यूज का क्या, एमसीक्यूज के लिए क्या करना चाहिए, तो मैं आपको एमसीक्यूज के पीडीएफ शेयर कर रहा हूं, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग। दूसरी चीज, एमसीक्यू के ऊपर स्पेसिफिक प्रिपरेशन का समय ना दे। बात को जरा समझिएगा। एमसीक्यू आने कौन से वाली चीज के ऊपर है, जो आप कंटेंट में, ऐसा है क्या कि एमसीक्यू का सिलेबस कुछ और है? तो अगर आप नॉर्मल आंसर राइटिंग का जो प्रिपरेशन कर रहे हो वो भी ठीक से करो, तो मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूं 30 में से 25 मार्क के एमसीक्यू आपको वैसे ही आ जाएंगे। सॉल्व तो पूरे 30 के करने हैं, पर आप पूरा कंटेंट के ऊपर फोकस करो आंसर राइटिंग के, तो 30 में से 25 मार्क के एमसीक्यू आपके वैसे ही टैकल हो जाएंगे। तो आपने एमसीक्यूज का बहुत सेपरेट प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है।
ठीक है। हाँ, अगर आपको एमसीक्यू का सेपरेट प्रिपरेशन करना भी है तो इसके बाद में मैं इस बार सोच रहा हूं ये अटेम्प्ट से इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में जितने एमसीक्यूज इंस्टीट्यूट ने कवर किए हैं उनका हम डेली बेसिस पे रात रात को एक एक घंटा लेके पूरे एमसीक्यूज को सॉल्व कर देंगे। वो सेशंस भी अगर आप मेरे साथ अटेंड कर लेते हो तो आपका काम हो जाएगा। मतलब इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के तो भी एमसीक्यूज हम उड़ा देंगे। समझ में आ रहा है? इसके बाद में मैं आपको साथ साथ में और क्या देने वाला हूं, तो आने वाले 5-7 दिनों के अंदर इस एग्जाम का स्पेसिफिक अमेंडमेंट लेक्चर आएगा जो ऑलरेडी आपके केस में कवर कर लिए हैं मैंने सभी के सभी, बट स्टिल आपको अमेंडमेंट सेपरेटली देखना है तो आप देखोगे। इसका स्पेसिफिक वन डे रिवीजन लेक्चर आएगा, ठीक है। और जैसे ही हम वाव बुक लॉन्च करते हैं तो मैं चाहता हूं कि वाव बुक के ऊपर भी एक स्पेसिफिक रिवीजन सीरीज आए। अब वो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि ये कितने दिनों में आएगा, बिकॉज वाव बुक प्रिपरेशन चल रहा है, ठीक है। अगले हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 15-20 दिन के अंदर वाव बुक को हम लॉन्च कर देंगे। 5-7 चैप्टर उसके रेडी हो चुके हैं, बचे हुए हम रेडी कर रहे हैं, तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आएगा। और साथ में आपके पास अगर चार्ट्स होंगे तो चार्ट रिवीजन लेने का भी सोच रहे हैं। तो नियरली 3 से 4 चीजें मैं प्लान कर रहा हूं। वन डे रिवीजन प्लान कर रहा हूं, अमेंडमेंट लेक्चर प्लान कर रहा हूं, एमसीक्यू प्लान कर रहा हूं, वाव बुक रिवीजन प्लान कर रहा हूं और चार्ट रिवीजन प्लान कर रहा हूं। ये अगर अगले 1.5-2 महीने में आप देख लेते हो पूरे के पूरे, तो आपका रिवीजन ही इतने बार हो जाएगा कि आपको एनीवेज डरने की जरूरत नहीं होगी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? इस चीज के लिए कृपया यूट्यूब चैनल के ऊपर रहिए। कितने लोग यूट्यूब चैनल के ऊपर नहीं? एक काम करो, सबसे पहले मोबाइल निकालो बाहर। नहीं, जो नहीं है उनके लिए बोल रहा, मोबाइल निकालो, यूट्यूब पे सर्च करो दर्शन खरे, वो जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करो, ठीक है। और वहां बेल आइकॉन प्रेस करो, हाँ दर्शन खरे वाव क्लास करके, तो वहां बेल आइकॉन है वो कृपया प्रेस करके रखिए, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन आनी चाहिए, नहीं तो ये सब रिवीजन से आप उड़ जाओगे। क्लियर है? तो इतनी चीजें आपने कृपया याद रखना। इंटरप्रिटेशन का लेक्चर के बारे में मैं आपको आपके ग्रुप के ऊपर नोटिफिकेशन दूंगा, ठीक है। अभी के लिए, आज के लिए हम इतना काफी करते हैं। आई नो ड्यू टू सम पर्सनल इश्यूज मैं बैच को एकदम ऐसे क्या कहते हैं सेलिब्रेट वगैरह करके हम एंड नहीं कर पा रहे हैं, बट रादर आप रिजल्ट लाओ और मुझे एक मस्त पार्टी दो तो ऐसे ही अपना सेलिब्रेशन स्टार्टिंग से हो जाएगा, ठीक है। यस बोलो। गाने ऑब्वियसली गाने मिस करूंगा, और बैच पढ़ाने में मेरे को बहुत मजा आया। फास्ट ट्रैक लेक्चर्स में मैं ये बोल सकता हूँ कि दिस इज द क्या ऑल चलनी चाहिए ना, बहुत बढ़िया। अगर मैं फेस टू फेस में और लेक्चर्स कंडक्ट कर सकता हूं तो मैं जरूर नोटिफाई करूंगा ग्रुप के ऊपर, और वो बहुत सारे परम्यूटेशंस के ऊपर डिपेंड होता है, क्लासरूम अवेलेबिलिटी फलना ढकना, तुमको मालूम ही है जीवन में अपन ने कैसी चीज बैच चला है सबको मालूम है ना। हाँ बहुत बढ़िया, शानदार, ठीक है। सो आज के लिए हम इतना काफी करते हैं गाइस। दिस इज ऑल फॉर टुडे। हैव ए नाइस डे। आई होप सो इस बैच से आपको काफी सा स्ट्रॉन्ग एडवांटेज मिला होगा। चलो, गुड डे, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, शब्बा खैर, दसवानिया।